जय हिंद बच्चों, मैं राम चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रुद्रा फिजिक्स क्लासेस में। हम कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली 3 टॉपिक्स के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। क्लियर? अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है? हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था, या लास्ट चैप्टर में भी हमने काफी कुछ पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि सपोज हमारे पास कोई मैग्नेट है, मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, और इस मैग्नेट को अगर हम यहाँ पे रख दें, और मान लीजिए ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है, तो मैग्नेट की बेसिक प्रॉपर्टी क्या थी या बेसिक आइडेंटिटी क्या थी? आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते थे कि ये आयरन पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करता है। जो मटेरियल आयरन पार्टिकल्स पे फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज नोन एज मैग्नेट। अब इसमें भी हम वही बात कर रहे हैं कि अगर हम आयरन पार्टिकल को, किसी आयरन पार्टिकल को यहां पे रखते हैं, जब हम यहां पे रखेंगे तो ये मैग्नेटिक पोल क्या करेगा? इस पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक? और जब इस पे फोर्स लगेगा दैट मींस यहां पे फील्ड है। अब अगर हम इसी आयरन पार्टिकल को या आयरन ऑब्जेक्ट को उठा के क्या ले जाएं, थोड़ा सा पीछे ले जाएं, हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, यहां ले जाके रख देते हैं। मान लीजिए इस कंडीशन में फोर्स लग रहा था F1, यहां लेगा फोर्स लगा F2, और थोड़ा पीछे ले जाएंगे फोर्स लगेगा F3, ठीक? अगर आपसे बात करी जाए तो ये आपको मालूम है कि जब हम इसको जितना दूर ले जाते जाएंगे तो लगने वाला फोर्स उतना कम होता जाएगा, लगने वाला जो फोर्स होगा वो उतना कम होता जाएगा, और एक डेफिनेट रेंज के बाद ये फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो जब एक डेफिनेट रेंज के बाद इसका फोर्स लगना बंद हो जाएगा तो हम क्या यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि यानी कि जो फोर्स था, मैग्नेट का जो फोर्स था, वो एक डेफिनेट रेंज में, एक डेफिनेट रीजन में ही वर्क करता है, और इसी रीजन को या इसी रेंज को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली द स्पेस और रीजन अराउंड एनी मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर, जो हमने लास्ट चैप्टर में यूज किया था। अब करंट कैरिंग कंडक्टर को ना कर हम सिंपली बोल सकते हैं द रीजन और स्पेस around any bar magnet in which their magnetic force can be experienced is called magnetic field। तो किसी भी मैग्नेट के सराउंडिंग में जहां तक उसका मैग्नेटिक फोर्स हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो उस पूरे रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह, ये भी 2 टाइप का है आपका। एक फील्ड होता है दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, एक कैसा है? यूनिफॉर्म, और एक होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म। तो अब देखो, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म में बेसिक डिफरेंस है क्या? अगर हम बेसिक डिफरेंस की बात करें तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? ये एक टाइप की वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर। और वेक्टर में 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा पार्ट होता है इसकी डायरेक्शन। यानी कि वेक्टर को अगर हमें चेंज करना है तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन में से हम कुछ भी चेंज करें तो वो चेंज हो जाएगा। अब इसी के बेस पे हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड जो डायरेक्शन है, दोनों ही कैसे रहेंगे? दोनों ही रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है? अनचेंज्ड रहेंगे। यानी कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है वो कहीं भी चेंज नहीं होते, यानी कि थ्रू आउट द स्पेस मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहने वाली है। तो इस टाइप के मैग्नेटिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा आपका कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आता है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसमें उसकी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज होते हैं प्लेस टू प्लेस, दैट टाइप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली हमने 2 टाइप के मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन किए हुए हैं। द मैग्नेटिक फील्ड in a region is uniform if it has the same magnitude या same magnetic flux density। अब देखो, मैग्नीट्यूड जो होता है मैग्नेटिक फील्ड का, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से। तो इफ इट हैज
द सेम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड द सेम डायरेक्शन एट ऑल द पॉइंट्स इन द रीजन। फील्ड यूनिफॉर्म कब होगा? जब फ्लक्स डेंसिटी यानी कि मैग्नीट्यूड और जो डायरेक्शन है वो पूरे के पूरे रीजन में हर पॉइंट पे कैसा रहेगा? सेम रहेगा, देन इट इज यूनिफॉर्म। दूसरा आपका नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है? इफ द मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी वेरीज पॉइंट टू पॉइंट इन द रीजन, यानी कि मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी अगर चेंज हो जाता है इन द रीजन, देन इट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? अब बात ये आती है कि यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म है या किसी भी टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? तो देखिए, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपली जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी हुई हैं, ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बेसिकली एक मेथड है टू रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एनी स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड को किस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज को समझेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू होता है और सब कुछ डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज पे। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दीज लाइंस इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड्स ऑन साउथ पोल। देखिए, मैग्नेट में आपने दो पोल पढ़े हुए हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जब बात आती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से इमर्ज होती हैं? नॉर्थ से इमर्ज होती हैं और साउथ में। यानी कि अगर आपके पास ये एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट की जो फील्ड लाइंस होंगी, मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, तो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी नॉर्थ और साउथ, ठीक, इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो नॉर्थ से इमर्ज होंगी और साउथ पे जाके एंड होंगी। इट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे जाती हैं। क्लियर? जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ा था, पॉजिटिव से निकलती थी, नेगेटिव पे जाती थी। यहां पे क्या होगा? नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ पे जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की? ईच मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप। हर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यानी कि हर मैग्नेटिक फील्ड क्या लाइन क्या करती है? क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती है। क्लोज लूप के फॉर्मेशन का मतलब है कि जो फील्ड लाइंस यहां से यहां जाएंगी नॉर्थ से साउथ, और वो इसके अंदर से फिर से कहां? साउथ से नॉर्थ ट्रांसफर हो जाएंगी, यानी कि ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। क्लोज लूप के फॉर्मेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी फील्ड लाइन ओपन नहीं होती। जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बात करते थे, हम लाइंस को ओपन छोड़ देते थे, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन में कोई भी लाइन ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नॉर्थ से निकलती है, साउथ में जाती है। दूसरी बात, मैग्नेट हमेशा डाइपोल एग्जिस्ट करती है, मोनोपोल होता नहीं है। तो जो लाइन नॉर्थ से निकली है वो साउथ में जाएगी ही जाएगी। और कंपलसरी जाने का रीजन क्या है? क्योंकि दोनों पोल्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? सेम। तो जितनी फील्ड लाइंस इधर से निकलेंगी उतनी ही लाइंस उधर पहुंचनी चाहिए, तभी सेम स्ट्रेंथ होगी। तो स्ट्रेंथ सेम होती है, डाइपोल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए जितनी भी लाइंस बनती हैं सारी की सारी लाइंस क्या करती हैं? क्लोज्ड लूप का फॉर्मेशन करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट ए पॉइंट इज दैट ऑफ द टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एट दैट पॉइंट। यानी कि सिंपली लैंग्वेज थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। सिंपली अगर हम किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए हमारे पास कोई मैग्नेट है, ये मैग्नेट है इधर, ठीक। अब इसकी फील्ड लाइंस की हम बात करते हैं कि हमने इसकी फील्ड लाइंस को शो किया हुआ है, ये पोल्स हैं, फील्ड लाइंस इधर से निकलती इस टाइप से जाती हैं, ठीक। अब इसकी फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देखें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी दैट इज गिवन बाय द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं उस पॉइंट पे हम फील्ड लाइन पे क्या ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट। और फील्ड लाइन का जो टेंजेंट होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सेम फिनोमिना, सेम कॉन्सेप्ट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी यूज किया था कि फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सिंपली अगर हम बात करें तो टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। बहुत इजी लैंग्वेज में हम इसको लिख लेते हैं, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ठीक, कैन नेवर इंटरसेक्ट, इसका एक सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, उसके पीछे एक लॉजिकल रीजन है कि सपोज अगर दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर भी जाती हैं किसी भी पॉइंट पे, तो जब दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी देन एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, एक टेंजेंट इधर और एक टेंजेंट इधर, दोनों लाइंस के टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। That means at the intersecting point field will represent two directions and it is impossible for any vector quantity to have two directions at the same point. Intersecting point अगर मान लेते हैं कि इंटरसेक्ट करती हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे फील्ड की दो डायरेक्शंस होंगी, और जब दो डायरेक्शंस होंगी दो टेंजेंट होंगे, दैट मींस ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के लिए कि फील्ड की दो डायरेक्शन हो, किसी भी पॉइंट पे वेक्टर क्वांटिटी की दो डायरेक्शंस हो, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई द फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट दिया है वेयर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेयर दे आर वेल स्पेस्ड आउट द फील्ड इज वीक। ये हम ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड में भी बात कर चुके हैं कि जहां पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, पास पास होंगी, वहां पे फील्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी वहां फील्ड कैसा होगा, वीक होगा। एंड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म फील्ड वी विल यूज पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स। कैसी लाइंस यूज करते हैं, पैरेलल लाइंस यूज करते हैं। ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज वही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की थी, केवल इतना डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करती थी जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती हैं। क्लियर। अब देखिए ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया कि नॉर्थ से निकलेंगी साउथ में जाएंगी। ठीक, डायरेक्शन हम टेंजेंट से फाइंड करते हैं, स्पेसिंग से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। ये सारे पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। याद करिए कुछ, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है, सब कुछ वही रिपीट हो रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखो मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली होता क्या है। जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हो तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी ये पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जब आप एक वर्ड यहां पे है फ्लक्स, तो इस फ्लक्स वर्ड का मतलब क्या है, फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through any surface placed in फील्ड। ठीक, किसी भी फील्ड में जब कोई सरफेस हम रखते हैं तो उस सरफेस से पास होने वाली फील्ड लाइंस का जो नंबर है दैट नंबर इज कॉल्ड फ्लक्स। अब फील्ड लाइंस अगर मैग्नेटिक होंगी तो इसको हम मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देंगे, फील्ड लाइंस अगर इलेक्ट्रिक होंगी तो हम इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देंगे। क्लियर। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूज करनी है। अब बात यहां पे ये आती है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, जब बात आपने फ्लक्स की तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आया। अब फील्ड लाइंस कैसा है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट हमने माना हुआ है, रियलिटी में तो हमको दिखाई देती नहीं है, कितनी है ये तो हमको दिखाई नहीं देती, तो फिर हम काउंट कैसे करेंगे, तो कोई ना कोई तो लॉजिक होगा। अब उसी लॉजिक के बेस पे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है, हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है इस टाइप से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, हम पैरेलल लाइन से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B, और इस फील्ड में हमने एक सरफेस रखी हुई है इस टाइप से।
इस सरफेस का एरिया कितना है A। अब यहां पे देखो, अगर हम यहां पे ऑब्जर्व करें तो फ्लक्स कितना होगा। फ्लक्स के लिए आप सिंबल यूज करते हो फाई, ये आपको मालूम है, और क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स है तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे B से। तो अब यहां पे देखो कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर जरा यहां पे देखो, नंबर 1, अगर हम यहां पे बात करें फ्लक्स की तो ये किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस है, इस सरफेस का एरिया हम इतना ही रहने देते हैं, एंगल हम यही सेट करके रखते हैं, केवल हम क्या करते हैं फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। फील्ड को अगर हम स्ट्रॉन्ग करेंगे तो यही फील्ड लाइंस कैसी होती जाएंगी, पास आती जाएंगी, यानी कि इतने से ही स्पेस में, इतने से ही एरिया से ज्यादा फील्ड लाइंस पास हो सकती हैं। अभी 2 पास हो रही हैं, और पास पास आ जाएंगी तो 3 होने लगेंगी, और पास पास आ जाएंगी तो 4 होने लगेंगी। यानी कि फील्ड जितना स्ट्रॉन्ग होता जाएगा इतने से ही एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन बढ़ता जाएगा, यानी कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है हम फील्ड को उतना ही रहने देते हैं, अलाइनमेंट भी वही रहने देते हैं, हम केवल क्या करते हैं सरफेस के एरिया को बढ़ाते हैं। अब देखो सरफेस इतना है, अगर आप इसके एरिया को बड़ा करते जाओगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ऊपर वाली लाइन भी एब्जॉर्ब कर लेगा, और नीचे बढ़ाएंगे तो नीचे वाली भी कर लेगा। जितना हम एरिया बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे पास होने वाला बढ़ता जाएगा, सेम स्ट्रेंथ पे भी। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज भी ना करें, केवल एरिया को बढ़ा दें, तो जितना एरिया बड़ा होता जाएगा नंबर ऑफ फील्ड लाइन इस सरफेस से पास होने वाला बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स फाई भी डिपेंड किस पे करता है, एरिया ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हम सरफेस का एरिया भी इतना ही रहने देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इतना ही रहने देते हैं। अब यहां पे देखना, अभी कितना फ्लक्स हो रहा है पास, 2 लाइंस पास हो रही हैं, और अभी हमने एंगल कितना माना हुआ है, अभी जो एंगल है, एंगल किस किस के बीच का निकालेंगे। देखो ये तो एरिया है, यहाँ पे एरिया दे रखा है, ठीक है, एरिया यहाँ पे दे रखा है। अगर हम यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात करें तो आपने ऑलरेडी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है एरिया वेक्टर का, हम एरिया वेक्टर को जरा समझते हैं। तो ये जो सरफेस आपको दी गई है इसका जो एरिया वेक्टर होगा, अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें तो अभी इसका एरिया वेक्टर क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब है कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। ठीक, सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है दैट इज सरफेस के परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड जो डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड एट एनी सरफेस इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अभी कितना है, दोनों पैरेलल हैं, यानी कि थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। तो फ्लक्स अभी हमारा जो भी है 2 है। हम थोड़ा सा चेंज करते हैं कंडीशंस को, कंडीशंस को चेंज करेंगे, हम मैग्नेटिक फील्ड को इतना ही रखते हैं। ठीक, इसी टाइप से हमने लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल लाइन से हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। हमने क्या किया, इसी सरफेस को, जो सरफेस थी इसी सरफेस को, सेम एरिया को थोड़ा सा, सरफेस को थोड़ा सा टिल्ट कर दिया इस टाइप से। ठीक, अभी यहां पे देखो ऐसा कर दिया। अब यहां पे अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये जो एरिया वेक्टर था वो इसके परपेंडिकुलर इधर आएगा, ये आपका बी वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया थीटा। अब यहाँ पे देखो जब 0 डिग्री का एंगल था तो फ्लक्स 2 था, कितना एंगल हो गया थीटा, एंगल कर लिया, थोड़ा सा टिल्ट कर लिया, फ्लक्स कितना रह गया 1। अब हम इसी को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यानी कि सब कुछ सेम रहने देंगे, स्ट्रेंथ सेम रहेगी, केवल हमको चेंज क्या करना है, एंगल चेंज करना है। और जब हम एंगल चेंज करेंगे तो अब यहाँ पे देखिए सब कुछ वही है, मैग्नेटिक फील्ड भी वही है, एरिया भी वही है, और हमने अब की बार एंगल इसका चेंज कर दिया और सरफेस को हमने रख दिया ऐसा, ऐसा कर दिया सरफेस को। ठीक, सरफेस जो थी ऐसा कर दिया। अब यहां पे देखो जब सरफेस को हमने ऐसा रखा तो इसका एरिया वेक्टर ये हो गया, और ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो जब थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, कोई लाइन पास हो रही है नहीं हो रही, यानी कि यहां पे अगर हम बात करते हैं फ्लक्स कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। तो एक सिंपल सी बात समझ लीजिए, जब सरफेस यानी कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल थे, सेम डायरेक्शन में थे, तो फ्लक्स मैक्सिमम था। जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक
फील्ड, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। तो एक बात समझ लीजिए, परपेंडिकुलर होने पे फ्लक्स अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब कौन सा एंगल यहाँ पे यूज होता है, परपेंडिकुलर पे 0 होता है कॉस एंगल। यानी कि जो आपका फ्लक्स होगा, तो थर्ड पॉइंट हमको यहां से ये मिल जाएगा कि जो फ्लक्स है दैट विल डिपेंड ऑन कॉस थीटा। और थीटा यहाँ पे क्या है, हम यहाँ नोट भी कर लेंगे, थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक, तो ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, यहां से ये निकल के आया। अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को मर्ज कर लें, तो इन तीनों को मर्ज करने पे हमको क्या मिलेगा, इन तीनों को मर्ज करने पे हमको मिल जाएगा फाई बी इज इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा, या इसी को हम लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। क्लियर। तो ये जो फ्लक्स आया, क्या फॉर्मूला आया फ्लक्स का, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या इसी को अगर हम चाहें तो हम इसको ये लिख सकते हैं फाई बी इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर। ये आ गया मैग्नेटिक फ्लक्स। तो एक डेफिनेशन तो हमने ये पढ़ी थी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या आया, फाई बी इज इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम एक और डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। क्या डेफिनेशन होगी, तो पहले तो समझ लीजिए, द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई थ्रू एनी सरफेस हेल्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली। एक तो डेफिनेशन ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। दूसरा हमारे पास क्या आया, इट इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एरिया। ठीक, यानी कि कैसे मेजर करते हैं, तो एरिया इनटू कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग नॉर्मल टू ए, यानी कि यहाँ पे आ गया फाई बी इज इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा, और बी इंटू ए कॉस थीटा से हमारा काम नहीं होगा, हम इसको क्या और बोल सकते हैं, अभी आगे हमने ये बात भी की थी, वी कैन राइट इट, हम इसको नोट कर सकते हैं, इट मे बी रिटन एज फाई बी इज इक्वल बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से क्या हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो हम इसको डिफाइन करेंगे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर is called मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या डेफिनेशन आती है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर्मूला आया फाई इज इक्वल बी इंटू ए कॉस थीटा। अब देखिए, जहां बात मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हुई, फ्लक्स की हुई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गॉस का जिक्र ना आए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने गॉस के बारे में पढ़ा हुआ है। तो जब हमने वहां पे गॉस के बारे में पढ़ा है, तो यहां भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नाइंसाफी नहीं हो जाएगी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो देखिए, गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, हमने गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था किसके बारे में, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब यहां पे अगर हम बात करें तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म में भी हम वही बात करेंगे, फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। ठीक, अब क्लोज्ड सरफेस के लिए या कोई भी सरफेस है, तो देखो फ्लक्स की जब आपसे बात की गई, यहां पे जब हम बात फ्लक्स की करते हैं, तो एक चीज समझना बहुत जरूरी है। क्या समझना बहुत जरूरी है, कि अगर फ्लक्स कैसा है, आउटवर्ड,
आउटवर्ड फ्लक्स जो है आपका, यानी कि सरफेस से बाहर आ रहा है, ये आउटवर्ड फ्लक्स कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और अगर यही फ्लक्स कैसा है? इनवर्ड है, तो इनवर्ड फ्लक्स कैसा होगा? किसी भी सरफेस में एंटर कर रहा है तो इनवर्ड फ्लक्स कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं फ्लक्स की एसआई यूनिट की, किसकी? एसआई यूनिट, ठीक। तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज वेबर। क्या होती है? वेबर, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? डब्ल्यूबी से। फ्लक्स की एसआई यूनिट होती है वेबर। और ये कैसी क्वांटिटी है? अगर हम इसकी बात करेंगे तो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो अब यहां पे समझ लीजिए, स्केलर क्वांटिटी है, आउटवर्ड फ्लक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इनवर्ड फ्लक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा, एज इट इज वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में हुआ करता था। आउटवर्ड पॉजिटिव, इनवर्ड नेगेटिव, ऐसा ही यूनिट हो गई इसकी वेबर। बात हम कर रहे हैं गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म की, यानी कि यहां पर हम किसकी बात करेंगे? फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। अब देखिए, इस क्लोज्ड सरफेस से जब आप फ्लक्स की बात करते हो तो फ्लक्स कैसे फाइंड करना है? तो एक लॉजिक याद रखो, मोनोपोल एग्जिस्ट करता नहीं है। क्या एग्जिस्ट करता है? डाइपोल, यानी कि हम पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, पोल्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी हम किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए बात करेंगे तो क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होगा? मैग्नेट जब अंदर होगा तो जितना फ्लक्स नॉर्थ से बाहर निकलेगा उतना ही फ्लक्स क्या होगा? साउथ में अंदर जाएगा। दैट मीन्स इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल आउटवर्ड फ्लक्स। तो अगर हम बात करते हैं किसके लिए? फॉर क्लोज्ड सरफेस के लिए, क्लोज्ड सरफेस, ठीक। अब इस सरफेस के अंदर एक मैग्नेटिक पोल तो हो नहीं सकता। क्या होगा? मैग्नेट होगा। और जब मैग्नेट की हम बात करेंगे, मान लीजिए इस टाइप से एक मैग्नेट रखा भी हुआ है इसके अंदर, इस टाइप से, तो जितना फ्लक्स, अगर हम बात करते हैं कि फ्लक्स इससे निकलता है, ये नॉर्थ फ्लक्स निकलेगा, कहाँ जाएगा? साउथ, नॉर्थ साउथ। इधर से फ्लक्स निकलेगा, इधर जाएगा। यानी कि जो भी फ्लक्स निकलेगा भी तो फ्लक्स कितना होगा? जितना बाहर निकल रहा होगा उतना ही अंदर भी जा रहा होगा। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए अगर आप बात करते हो तो फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस कंडीशन ये बन गई। अब इस कंडीशन में क्या है? क्लोज्ड सरफेस के लिए आपने बात की तो क्या हो जाएगा? इनवर्ड फ्लक्स, इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल क्या होगा? आउटवर्ड फ्लक्स। कितना फ्लक्स एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स बाहर भी तो निकल रहा है, ठीक। इनवर्ड फ्लक्स इज इक्वल आउटवर्ड फ्लक्स। तो जितनी फील्ड लाइंस बाहर आई उतनी ही फील्ड लाइंस क्या हो गई? अंदर जा रही हैं। जितनी बाहर आ रही हैं अंदर जा रही हैं। दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? जो नेट फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा? जीरो। नेट फ्लक्स, नेटफ्लिक्स नहीं है, वरना वहां चले जाओ ओटीटी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना। नेट फ्लक्स यानी कि ओवरऑल फ्लक्स कितना? जीरो। क्यों जीरो? कि जितना बाहर आया उतना ही अंदर चला गया, बचा गया। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ओवरऑल जीरो। अब यहाँ पे देखो, एक चीज बहुत कॉमन सी समझने वाली है कि अगर नेट फ्लक्स हमारे पास जीरो आ रहा है तो फ्लक्स के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल। अब देखो ये भी फ्लक्स है, ठीक, और वो भी क्लोज सरफेस के लिए, तो यहाँ पे हम सर्कल लगा लेंगे और ये किसके इक्वल हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। और गॉस लॉ क्लोज सरफेसेस के लिए ही अप्लाई होता है। तो ये जो फॉर्मूला निकल के आया है, दिस फॉर्मूला इज नोन एज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ओवर ए क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। यानी कि इनडायरेक्टली अगर हम बोलना चाहें तो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज जीरो। तो किसी भी क्लोज्ड सरफेस से पास होने वाला जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो हमेशा कितना होता है? जीरो होता है। फॉर्मूला आ गया बी वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इज इक्वल जीरो। यहां से कौन कौन से दो फैक्ट हमको मिले हैं ऑलरेडी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल यानी कि कॉल्ड मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, आइसोलेटेड होते नहीं है, मोनोपोल होते नहीं है क्योंकि हम ब्रेक कर नहीं सकते। सेकंड,
द मोस्ट एलिमेंट्री मैग्नेटिक एलिमेंट इज मैग्नेटिक डायपोल और करंट लूप। यानी कि मैग्नेट का मोनोपोल एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो एलिमेंट्री क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा, और मैग्नेटिक डायपोल जो करंट लूप है दैट विल आल्सो बिहेव लाइक मैग्नेटिक डायपोल, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये सारा कुछ था आज के लिए। आज हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि आज हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड और गॉस लॉ के बारे में बात की है, जो आज का टॉपिक था। इसके जो नोट्स हैं वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।